टीकाकरण अभियान, जिसे महाअभियान बताया जा रहा है, वैक्सीन की कमी की वजह से उसे रोक दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब हमें पता था हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, उस हिसाब से सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। और चलिए इन्हीं बातों को समझने के लिए कि आखिर दूसरी लहर तो कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, इसको समझने के लिए दो डॉक्टर का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए मैं उनसे उनका तारुफ आप सभी लोगों से करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आशीष तिवारी जो कि सीनियर फिजिशियन है एसीएस हेल्थ के, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा जो कि सीनियर कंसल्टेंट है नवनीत हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर हमने देखा, एम्स की भी आए और जो बच्चों की संस्था है उनके भी बयान सामने आए, आईएपी की बात करूं, नीति आयोग की बात करूं, वो लोग कह रहे हैं कि खतरा बच्चों पर ज्यादा नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही तीसरी लहर से खतरा होगा, लेकिन अभिभावक परेशान हैं और परिवार वाले परेशान हैं, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अगर हल्का सा भी बुखार हो जाता है तो माँ का कलेजा फट जाता है। और ऐसे में ये बीमारी ऐसी जिससे हमें पता है कि न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। तो सर, तीसरी लहर को कितना खतरनाक आप मान रहे हैं बच्चों के लिए? आशीष सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आशीष जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, कहीं आपका म्यूट तो नहीं है, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल, उनका रुख कर लेते हैं। कुणाल, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम कुशाल सिंह है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। मेरे को अक्टूबर में मैं पॉजिटिव हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद मेरी हार्ट बीट गिरती गई, हार्ट रेट गिरने के बाद 48 तक आया। मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो किस कारण से हुआ और कैसे हुआ हार्ट का? ठीक है डॉक्टर आशीष, अगर आपने उनका सवाल सुना तो मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। देखिए, इनकी जो परेशानी की कोविड होने के बाद इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनकी हार्ट बीट जो है वो कम होती चली गई, करीब 40 के आसपास आई, और अभी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये प्योरली एक कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट या इनके जो फिजिशियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे इनको फर्दर कंसल्टेशन करनी चाहिए। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो कि रूट कॉज क्या है इतनी लो हार्ट बीट का, वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। रूट कॉज मालूम पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसका इस कोविड से फिलहाल कोई संपर्क या लेना देना नहीं दिखता है। ये कार्डियक ओरिजिन की प्रॉब्लम है और इसका उपचार कार्डियोलॉजिस्ट के पास संभव है। ठीक है, तो कोई भी सलाह मशवरा आपको चाहिए? अमिता अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। जी अमिता, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे कोविड हुआ था और मैं 12 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज थी, और उसके बाद मैं जब से घर पे आई हूँ मुझे थोड़ा गले में और फूट पाइप में दर्द है। ठीक है डॉक्टर आशीष तिवारी, क्या करना चाहिए अब उन्हें? इनका सवाल ये था कि कोविड ठीक होने के बाद अभी भी इनको गले में दर्द है। जी। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि कोविड के जो रेमिनेंट्स यानी कि पोस्ट कोविड जो कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, गले में सोरनेस रह जाती है, वो धीरे धीरे कभी इम्प्रूव होती है। ड्राई कफ भी लंबे समय तक आता रहता है। बीटाडीन गार्गल और स्टीम लेते रहें। इससे इम्प्रूवमेंट अगर नहीं है तो एक बार अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा के चेक करवा लें कि कोई दूसरा इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा है। उसकी जांच हो जाएगी तो उसका उपचार भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी आप जांच कराइए और उसी के तहत जो भी चीज होगी उसका उपचार हो जाएगा। डॉक्टर आशीष तिवारी, जब तक और कॉलर्स आए, मैं आपसे एक चीज आपसे भी मैं समझना चाहूंगी जो मैंने हेमलता जी से समझा, कि आप कैसे इस तीसरी लहर को देख रहे हैं बच्चों के लिए? देखिए, तीसरी लहर का एक अंदेशा है और इस अंदेशे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में हमने ये देखा कि हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह लड़खड़ा गया। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पाए। पैन इंडिया ये प्रॉब्लम रही। तो अगर कोई अंदेशा है तो उस अंदेशे के हिसाब से, जहां तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, तैयारियों की बात है, वो होनी चाहिए। एडल्ट्स का ट्रीटमेंट तो एक बार की संभव था, क्योंकि मैन पावर जो हेल्थ केयर की है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो कैपेबल है। लेकिन जहां तक पीडियाट्रिक केयर की बात है तो पीडियाट्रिक केयर अभी भी काफी पीछे है। पूरे देश में पीडियाट्रिशियंस की संख्या ऑप्टिमल नहीं है। या जो पीडियाट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो एडल्ट हेल्थ केयर सिस्टम के मुकाबले काफी कमजोर है। कल को अगर हमें किसी भी जोन में अगर 100-200 पीआईसीयू एनआईसीयू के बेड चाहिए तो बेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके एक्सपर्ट जो उसको हैंडल कर पाए वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस अंदेशे को गंभीरता से लेते हुए कम से कम सरकार को, सिस्टम को और हेल्थ केयर के जो अथॉरिटीज हैं
इनको अपनी तैयारियां तो जरूर रखनी चाहिए कि अगर ये आपदा आ गई तो उस समय हाथ ना खड़े कर दें। सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि एक छोटी सी समस्या यानी कि ऑक्सीजन देश में थी, लेकिन वो ऑक्सीजन अस्पताल तक हम पहुंचा नहीं पाए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते नहीं। तो इसी तरह आने वाले समय में भी छोटी छोटी जो बॉटल नेक्स हैं ये हो सकती हैं, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम है वो लड़खड़ा जाएगा। उसकी तैयारियां अभी से सोच समझ के करनी चाहिए। अगर हम तैयार हैं तो वेव आएगी तो उसका मुकाबला अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगली कॉलर स्नेहलता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे को जी 1 महीना पहले कोविड हुआ था जी, तो अब मेरे को आंखों में खारिश हो रही है। 1 महीने पहले कोविड हुआ था, उसके आगे अब आंखों में खारिश हो रही है। कोविड तो ठीक हो गया था, आंखों में बुखार तो खारिश कुछ नहीं है। जी जी ठीक है, डॉक्टर आशीष तिवारी। जी देखिए, 1 महीने पहले अगर इनको कोविड हुआ था तो कोविड के ठीक होने की पूरी संभावना है, लेकिन इनको आंखों में जो ये इचिंग हो रही है, जो खारिश, ये खुजली बता रहे हैं, तो इसके लिए इनको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट या ऑनलाइन ट्रीटमेंट इस तरह की चीजें इसमें कारगर उतनी नहीं होती हैं। अगर ये आंखों के डॉक्टर से मिलेंगी तो इसका कारण मालूम पड़ जाएगा और इसका सही उपचार हो जाएगा। आंखों का मामला सेंसिटिव होता है, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आगे और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन डॉक्टर आशीष तिवारी, एक चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से भारत में वैक्सीनेशन दर बेहद कम है, तो कहीं ना कहीं माने कि तीसरी लहर का खतरा इसी वजह से भी ज्यादा बड़ा है। देखिए, ये बात तो सच है। जैसे कि एक हार्ट अटैक का एग्जांपल लिया जाए कि जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें हम बोलते हैं गोल्डन आवर्स, यानी कि शुरू के कुछ घंटे अगर उस समय ट्रीटमेंट मिल जाए तो जान बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह जब हमें ये मालूम था कि वैक्सीनेशन एक कारगर हथियार है कोविड से लड़ने के लिए और इससे ही बचा जा सकता है, इससे ही पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं, तो शायद हमारी प्लानिंग में और प्रोक्योरमेंट में कहीं ना कहीं कमियां रह गई। जो पिछले 4-5 महीने बीते हैं 16 जनवरी के बाद, इसमें ये दर काफी हद तक आगे हो सकती थी। सिस्टम हमारे पास है, वैक्सीन देने का सिस्टम है, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है, इस कारण वैक्सीन नहीं दी जा सकी। जो तमाम सारे देश में सेंटर्स बनाए गए थे उनके पास ये कैपेसिटी थी कि उनके पास 200-300 वैक्सीन भी पर डे दी जाती तो वो लगा देते और हमारा टारगेट 60-70 लाख वैक्सीन पर डे पहुंच सकता था। लेकिन क्योंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया, देश में जो 2 कंपनीज हैं ये सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर पाई, इंटरनेशनल बिडिंग अब स्टार्ट हो रही है, इसमें टाइम लगेगा। आने वाले समय में कब ये सुचारू रूप से वैक्सीन आ पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो ये है कि इससे नुकसान निश्चित तौर पर हुआ। ये मई का महीना तो बहुत खराब गया। उम्मीद करता हूं कि जून के महीने में जो हम लोगों ने ये मई के महीने में नुकसान उठाया है इसकी पूर्ति हो पाए, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतना देश को फायदा होगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए एक टाइम फ्रेम है। अगर हम 1 साल का प्रोग्राम वैक्सीनेशन का बना देंगे कि चलो धीरे धीरे चलता रहेगा, 30 लाख 40 लाख रोज लगाते रहेंगे, तो हो सकता है 1 साल हो जाए पूरा। उसके बाद जो पहली डोज जिनको लगी है, क्योंकि अभी हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वैक्सीन 6 महीने 8 महीने या साल भर काम कर रही है, तो हो सकता है कि जो जिनको शुरू में वैक्सीन लग गई वो फिर से तैयार हो जाए अगली वैक्सीन के लिए। तो हमें एक निश्चित टाइम फ्रेम, जो कि बताया जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीनों के अंदर पूरे भारत की कम से कम 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, वो भी डबल डोज से। जैसे आपने शुरू में अपने वक्तव्य में बताया कि भारत में 11% वैक्सीनेशन हो चुका है। 11% तो टोटल वैक्सीन के संदर्भ में है, लेकिन अगर फुली वैक्सीनेटेड देखा जाए तो 3 से 3.5% लोगों के पास ही अभी तक दोनों डोज पहुंची है। दुनिया को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत नीचे है। अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए सरकार को सब काम धाम छोड़ के सबसे पहले पूरी ताकत से इस वैक्सीनेशन ड्राइव के पीछे लगना चाहिए। बिल्कुल। सेंट्रल और स्टेट का जो ये आपस में जो खींचतान चल रही है, ये भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इसको भी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। एक लीडरशिप हो जिसके अंदर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले, तभी इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अगली कॉलर गरिमा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। गरिमा पूछिए अपना सवाल। गरिमा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, 9 मई को मेरे हस्बैंड को कोविड पॉजिटिव आया था, तो अभी रिकवरी काफी मतलब कंसिडर की जो हम 14-15 डेज देते हैं रिकवरी उस हिसाब से तो हो गई है, बट अभी जो टायर्डनेस बहुत है, जो फर्स्ट डे जितना टायर्डनेस था वो अभी भी है और स्लीपिंग मतलब नींद बहुत आ रही है।
ठीक है, तो क्या कॉज हो सकता है? हाँ डॉक्टर आशीष तिवारी, ये सवाल कई लोगों का भी है क्योंकि कोविड से तो वो ठीक हो जा रहे हैं, रिपोर्ट भी निगेटिव आ जा रही है, लेकिन कमजोरी ऐसी कि आने वाले कई दिन तक शरीर को तोड़े रखती है। देखिए, पोस्ट कोविड इफेक्ट रहते हैं, कभी कभी ये महीनों तक रहते हैं। ऐसे में इनको ये सलाह दी जाती है कि एक तो हेल्दी डाइट करें, प्रोटीन की डाइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, और अगर हेल्दी डाइट के साथ माइल्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करें, जिसमें लंग्स की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। जो पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस का एक प्रोटोकॉल है, उसको इनको देखना चाहिए, गूगल पे भी अवेलेबल है या अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। अगर वो सब करेंगे तो रिकवरी थोड़ा और फास्ट हो जाएगी इनकी। ये सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में रहते हैं, ये एक रूटीन है, मतलब इसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। कोविड की एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर को डैमेज तो होता ही है कहीं ना कहीं, उसकी रिकवरी कुछ लोगों की जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों में थोड़ा समय लगता है। ये हेल्दी डाइट और माइल्ड एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करते रहें। लंग्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इम्प्रूवमेंट होगा। अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उसके पीछे फिर हमें कोई कारण खोजना होगा। उसके लिए सबसे उपयुक्त आपके फैमिली फिजिशियन है, उनसे फिर एक बार सलाह ले सकते हैं। इसी को आगे समझने के लिए डॉक्टर आशीष और डॉक्टर हेमलता का हम रुख कर लेते हैं, लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, आप कैसे दिख रहे हैं इस पूरे मामले को कि अगर कॉकटेल करके लगा दी जाती है वैक्सीन, एक साथ दोनों लगा दीजिए क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या असर होगा इसका? सबसे पहली बात यह है कि कॉकटेल अभी चूंकि अप्रूव नहीं है, इसलिए इसको लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट क्या है ये ना मुझे मालूम है ना डॉक्टर पॉल को मालूम है। डॉक्टर पॉल का जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से ऐसा लगता है कि लीपापोती है, क्योंकि सारी दुनिया में अभी सिर्फ ट्रायल चल रहा है, कहीं भी अप्रूव नहीं है, इसके रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। फिर हम इस स्टेज पर ऐसा नहीं कह सकते कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा या ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी इसके रिजल्ट आए नहीं है। रिजल्ट आने के बाद वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। दूसरा ये जो तमाम ट्रायल्स दुनिया में चल रहे हैं, खासकर जो यूके में चल रहा है, तो उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि वायरल वेक्टर की वैक्सीन है और किल्ड वाली वैक्सीन है। तो एक वैक्सीन जो पहली वायरल वेक्टर वाली है, मान लीजिए एस्ट्राजेनेका, उसके बाद जो सेकेंड डोज है जो कॉकटेल करी जा रही है वो वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन की दी जा रही है। ऐसा मेरी नॉलेज में भी फिलहाल नहीं है कि एक वायरल वेक्टर की वैक्सीन है, दूसरा किल्ड वैक्सीन है। यहाँ पे जो ये गूफअप हुआ है उत्तर प्रदेश में, पहली कोविशील्ड दी गई जो कि वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन थी, दूसरी वैक्सीन किल्ड वायरस की कोवैक्सीन दे दी गई। तो ये एक तरह से प्रोसीजरल फेल्योर है, इसको जिसने भी किया उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। लीपापोती अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये संदेश जाएगा कि चलो ये गलती है तो ये माफ हो जाएगी, ऐसा तो दुनिया में चल रहा है, यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के केसेस फिर बढ़ सकते हैं। जब तक ये अप्रूव ना हो जाए, जब तक इसके इनिशियल डेटा ना आ जाए, तब तक इस पर कड़ाई से काम करना चाहिए। जो नियम कायदे सेंटर्स को, डॉक्टर्स को दिए गए, उनका ही पालन हो। अपने मन से हम इस वैक्सीन स्ट्रेटजी में कोई नई चीज जोड़ नहीं सकते। डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हेमलता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि जो मामले थे उनमें काफी कमी नजर आ रही है। आज कुछ 1 लाख कुछ ज्यादा मामले सामने आए, पहले 4 लाख से ऊपर एक दिन में 24 घंटे का आंकड़ा आ रहा था, लेकिन अब 2 लाख से भी नीचे आ चुका है। आप इस घटते मामलों के आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं? क्या उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा? एक उम्मीद। जी देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा ये सवाल तो भविष्य के गर्भ में है। सब कुछ ठीक होने वाली बात को छोड़ दें अगर, तो जो घटता हुआ ट्रेंड है ये अच्छी बात है। पहले जहां पर हम पीक में पहुंचे थे 4 लाख से ऊपर, उससे आधे से भी कम केसेज अब आने लगे हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि देखिए वेव में यही होता है कि एक पीक आती है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है। उस तरह के ट्रेंड्स हमें मिलना शुरू हो गए। लेकिन अब जो अनलॉकडाउन की प्रक्रिया तमाम सारे स्टेट्स में होगी, होता क्या है कि जैसे ही ये केस घटते हैं तो सोसाइटी फिर से लापरवाह हो जाती है। फिर से लापरवाह हो जाती तो अगली वेव की एक तरह से नींव पड़ जाती है। तो साथ साथ हमें अवेयरनेस कैंपेन मीडिया के थ्रू या सरकारी माध्यमों के थ्रू चलाते रहना चाहिए कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। खतरा तब टलेगा जब इंटरनेशनल एजेंसियां किसी दिन ये बोल देंगी कि आज से कोविड का चैप्टर क्लोज। जब तक वो कॉल नहीं आएगी तब तक ये खतरा बना रहेगा, ये वेव्स आती जाती रहेंगी। इसमें हमारा रोल सबसे जरूरी ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पिछले 1-1.5 साल से जो हमें पढ़ाया जा रहा है, बार बार बातें बताई जा रही हैं, ये अधिक से अधिक लोग पालन करें। आज भी एक सर्वे के हिसाब से मालूम पड़ा
कि देश में 50% से अधिक लोग मास्क ही नहीं लगाते हैं जी। या मास्क लगाते हैं तो मुंह के ऊपर होता है, नाक खुली होती है। हाँ, सही तरीका नहीं पता होता है, सिर्फ पुलिस के डर से या तरीका पता है, लेकिन वो मास्क पुलिस से बचने के लिए लगा रहे हैं, बस अपनी सेहत का इसके साथ खिलवाड़ करके वो लोग लगा रहे हैं। तो जिम्मेदारी लोगों में आनी चाहिए, जिम्मेदारी का सेंस आना चाहिए। खतरा अभी टला नहीं, खतरा बरकरार है, अगली वेव फिर आ सकती है। जब तक हम सुधरेंगे नहीं, इस वेव का खतरा बना रहेगा, तो जनता को जागरूक होने की जरूरत अभी भी है। अभी भी आप जिम्मेदारी से काम करेंगे तो आने वाले खतरे को हम कम कर सकते हैं। दूर कब होगा ये आगे मालूम पड़ेगा। जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते जी, हमारी एज 44 साल है और शुगर हमारी बहुत लो है, 55 है। तो हमें टीका लगवाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, डॉक्टर आशीष, क्या करना चाहिए? नहीं, इनकी शुगर लो है, 55 तो बहुत कम है, एक तरह से डेंजरस सिचुएशन इनकी हो सकती है। तो ये एक सवाल आप इनसे पूछिए कि शुगर की दवा लेते हैं? जी राजीव, आप शुगर की दवा लेते हैं? लगता है उनकी कॉल कट गई है सर। हाँ। तो ठीक, अगर इनकी शुगर लो है तो वैक्सीन से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर अपना शुगर कम हो रहा है, वो भी इतना कम हो रहा है, कम से कम उसको नॉर्मल करें, पहले उसकी देखभाल करें। कोविड वैक्सीनेशन का मसला उसके बाद आएगा। जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका कारण डायग्नोज करवाइए, इसका उपचार करवाइए। अगले कॉलर हरीश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जी हरीश, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हरीश, अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो एक डोज सिद्धार्थ नगर। जी हेलो जी जी, पूछिए सवाल, पूछे। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो सिद्धार्थ नगर में जो कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड लगाती, क्या मतलब ये सही है? इससे नहीं, इस पे हमने बात की थी और एक बार फिर से डॉक्टर आशीष तिवारी से आपको जवाब दिलवा देते हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि मिक्स मैच जो हुआ है, 2 एक साथ लगी है, क्या वो सही है? देखिए, वैक्सीन में 2 मसले होते हैं, तो उसका सेफ्टी का एस्पेक्ट होता है, सेफ्टी की बात होती है। दूसरा, इसका इम्यून रिस्पॉन्स ये अच्छा आएगा कि नहीं, एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं। सारी दुनिया में बहुत जगह पर ये रिसर्च अभी स्टार्ट हो गई है कि पहली और दूसरी वैक्सीन को अलग अलग कर दिया जाए, कॉकटेल बना दिया जाए। इसके रिजल्ट आने भी बाकी हैं, लेकिन क्योंकि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो ये किस्सा हुआ है, तो इससे कोई जान जाने का खतरा हो जाए या पेशेंट गंभीर रूप से बीमार हो जाए, ऐसी बात नहीं। देखना ये होगा कि इनकी जो इम्यूनिटी बननी चाहिए, एंटीबॉडीज बननी चाहिए, वो ऑप्टिमल लेवल पर बन पाई इस कॉकटेल के बाद कि नहीं। ये आने वाले समय में कम से कम इन 20 लोगों के फॉलोअप में बात सामने आएगी, क्योंकि मैंने मीडिया में कहीं पढ़ा था कि सरकार और वहाँ का जो लोकल सीएमओ है वो इनके स्वास्थ्य पर और इनके आउटकम पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले समय में ये भी रिपोर्ट मिलेगी कि इनकी एंटीबॉडीज प्रॉपर बनी या नहीं। फिलहाल सेफ्टी को लेकर जहां तक बात है, अगर दोनों वैक्सीन अलग अलग भी देखी जाए तो सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा है, जान जाने का खतरा नहीं है। मसला ये है कि एंटीबॉडी जो बननी चाहिए वैक्सीन के बाद वो प्रॉपर बनी, ज्यादा बनी या कम बन गई, इसका रिजल्ट अभी हमें आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर सुशील दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुशील, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। ये हमारा सवाल ये है मैम कि हमारी एक सिस्टर है, उसको बचपन से ना वो दिल में छेद था, तो अभी उसकी उम्र है 22 साल, तो उसको हम ये जो डोज है वैक्सीन का लगवा सकते हैं क्या? डॉक्टर आशीष तिवारी। बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इस तरह का नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पे कोई प्री डायग्नोज बीमारी हो तो इसमें सलाह हमेशा ये दी जाती है कि वैक्सीन लगाने के पहले एक बार जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है या फैमिली फिजिशियन है उनसे एक फिटनेस चेकअप करा लें। अगर सब ठीक निकले तो वैक्सीन जरूर ले लीजिए। डॉक्टर आशीष तिवारी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा बीमार पड़ने को लेकर अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। जिस हिसाब से बच्चों को लेकर खतरा बताया जा रहा है, तो फिर ऐसे में इतनी चर्चा उस बात की क्यों हो रही है? देखिए, चर्चा इसलिए हो रही है कि बच्चे अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल से घरों के अंदर हैं, स्कूल भी नहीं चल रहे हैं, इनका बाहर का एक्सपोजर भी नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी ग्रुप है, ऐसा एज ग्रुप है बच्चों का अप टू 18 ईयर्स का कि जो अभी तक एक्सपोज नहीं है। अगर ये एक्सपोज नहीं है तो इसमें अगर इन्फेक्शन किसी तरह पहुंचा, जो कि सबसे कॉमन चीज है कि जो
घर के मेंबर्स बाहर मूव करते हैं, जो घर के बाहर या तो अपनी नौकरी के पर्पज से जाते हैं, काम धंधे के पर्पज से जाते हैं, वो बाहर से इन्फेक्शन लेके घर आ सकते हैं। एक ये भी संभावना जताई जा रही है, ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। तो बच्चों का जो अभी तक अनएक्सपोज्ड ग्रुप है, ये आने वाले समय में, क्योंकि एडल्ट भी हो चुके हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं उनका भी इन्फेक्शन एक तरह से उनमें भी एक्सपोजर हो चुका है, यंग एज वालों का भी हो चुका है, ये ग्रुप अभी बचा हुआ है। तो इसमें भी एक्सपोजर होने के पूरे चांसेस हैं कि अनलॉकडाउन होगा, लोग काम धंधे पे जाएंगे, फिर से सब रूटीन वैसे ही चलने लगेगा। तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस इस कारण से सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसका तरीका यही है कि अगर बच्चों की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए, चाहे वो इंडियन हो, भारत बायोटेक की जो बना रहा है, या जो इंटरनेशनल अप्रूव्ड है भी फाइजर की, उसको अगर जल्दी से अप्रूवल मिल जाए तो इनका भी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। इनके वैक्सीनेशन का टारगेट चूंकि अभी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि उतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी नहीं हो पाया, कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल भी नहीं, आने वाले समय में होगी, शायद क्वांटिटी का इशू आएगा। तब तक बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि हम तमाम चर्चाओं में अभी भी बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे आज इन्फेक्शन बच्चों को नहीं हो रहा है, ज्यादातर वो एसिम्प्टोमेटिक है या अंडर डायग्नोज है, या उनकी बीमारी को तमाम लोग छुपा लेते हैं, सर्दी खांसी का इलाज करके घर में ही ठीक कर रहे हैं, या उनका होम ट्रीटमेंट ही चल रहा है, तो हमारे डेटाबेस पे वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में चूंकि ये अनएक्सपोज ग्रुप है, तो इसमें इस कारण से चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि बच्चों का ग्रुप है वो इफेक्ट हो जाए। तो अभी इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल।